आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हर रोज हम आपके लिए नए विषय लेकर आते हैं जो कि संबंधित होते हैं कृषि के क्षेत्र से, पशुपालन के क्षेत्र से, और उनसे संबंधित आपके जो सवाल होते हैं उनके जवाब आप तक पहुंचाए जाते हैं। जरिया रहता है हमारी टोल फ्री नंबर। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, आइए आपको बता देते हैं। आज के कार्यक्रम के विषय रहेंगे फल वृक्ष का नर्सरी प्रबंधन। जी हाँ, नर्सरी किस तरह से तैयार कर सकते हैं इसको आपको बताएंगे, और साथ ही परवल की खेती में कीट व रोग प्रबंधन पर भी विस्तृत जानकारियां आप तक आज के कार्यक्रम में पहुंचाई जाएंगी। कोई सवाल है आपके मन में, कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, आपको किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो साझा कीजिए हमसे। कैसे? हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-1130-601, 1800-1130-661 हमारी टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है। इस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिर आइए अब हमारे विशेषज्ञ से आपका परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कन्हैया सिंह। बता दें आपको, ये प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, धन्यवाद। और साथ ही इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नीरज कुमार। बता दें ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय उद्यानिकी विभाग, पूर्वी चंपारण, बिहार में। डॉक्टर नीरज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में। तो किसान भाइयों बहनों, बता दिया है हमने आपको कि किन विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। फल वृक्ष का नर्सरी प्रबंधन हो, चाहे परवल की खेती करते समय कीटों और रोगों का प्रबंधन हो, इन्हीं विषयों पर आज के कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा होगी। कोई सवाल है आपके मन में, बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप किसी कारणवश टोल फ्री नंबर नोट नहीं कर पाए हैं तो कार्यक्रम के दौरान समय समय पर टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल किए जाएंगे, डिस्प्ले किए जाएंगे हमारे टोल फ्री नंबर, जिस पर आप कॉल करेंगे और अपने सवाल हमसे आप पूछ सकते हैं। देखिए, इस वक्त भी यहाँ पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर आपको कॉल करना है, अपने सवाल हमसे पूछने हैं। आपके कॉल्स का इंतजार करने के साथ साथ आइए हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह हमारे साथ उपस्थित हैं। फल वृक्ष का नर्सरी प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं, इस पर आ जाइए, हमें विस्तार से जानकारी देंगे। तो डॉक्टर सिंह, शुरुआत इसी हम सवाल से करते हैं कि नर्सरी प्रबंधन बेहतर तरीके से अगर किया जाए तो उसके क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले तो इसी पर आप हमारे किसानों को जागरूक कीजिए। सबसे पहले तो ये कि नर्सरी प्रबंधन एक बहुत ही बढ़िया एक व्यवसाय है या रोजगार है। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि जैसे जब किसान भाई अपनी खेती, फलों की खेती करते हैं, तो फलों की खेती के साथ साथ ही ये कुछ क्षेत्र में 1 हेक्टेयर, 1 एकड़, जो भी उनके पास क्षेत्र उपलब्ध है, तो उसमें नर्सरी का व्यवसाय शुरू करें। खास तौर से उन युवकों के लिए जो कि बेरोजगार हैं, तो उनके एक बहुत बड़ा एक रोजगार का एक साधन हो सकता है कि जो अपने लिए तो फल के पौधे तैयार कर सकते हैं, और उसके अलावा जो बचे हुए पौधे हैं उनको बेच करके जो है वो अपनी आय का साधन भी अच्छे प्रकार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अपने लिए तो अच्छे पौधे यहाँ पर आपको मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ आप अन्य लोगों के लिए भी पौधे यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, बिकवाली करेंगे, निश्चित तौर पर आपको अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए, ना केवल आपके खुद के लिए ये फायदेमंद है, बल्कि आपको रोजगार भी दिलवा रहा है। ना आपको अच्छे फल मिल रहे हैं, बल्कि आपको इससे अच्छी आमदनी भी हो सकती है। किस तरह से आप करेंगे यहाँ पर, किस तरह से आप यहाँ पर करेंगे नर्सरी प्रबंधन, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर नीरज कुमार का। डॉक्टर नीरज कुमार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो परवल की खेती में कीट और रोग प्रबंधन पर हमें जानकारी देंगे। तो आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर नीरज का। डॉक्टर नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, परवल की खेती की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं जहां पर की जाती है? देखिए, परवल एक मुख्य बहुवर्षीय सब्जी फसल है, और ये मुख्य रूप से यूपी, बिहार, बंगाल, मुख्य रूप से इन जगहों पे किया जाता है ऐसे व्यावसायिक दृष्टि से। लेकिन और भी कई भागों में यह एक मुख्य सब्जी फसल के रूप में किया जाता है इसकी खेती। जी, तो ये मुख्य क्षेत्र हैं जहां पर मुख्य तौर पर परवल की खेती की जाती है। व्यवसायिक खेती भी कर सकते हैं अगर हमारे किसान इसकी खेती से नहीं जुड़े हैं। बिल्कुल फायदा हो सकता है आपको। किस तरह से आपको प्रबंधन करना है बताएंगे आपको, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर डॉक्टर सिंह का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर सिंह, आपने बताया कि नर्सरी प्रबंधन करके हमारे जो युवक हैं अपने लिए रोजगार के अवसर भी तैयार कर सकते हैं, तो इसे लगाने का सही समय क्या रहता है, इस पर क्या कहेंगे?
सबसे पहले तो लगाने का समय तो ये वर्तमान समय चल रहा है। सबसे जो अच्छा समय है नर्सरी लगाने का जुलाई से लेकर के सितंबर तक है जी। और दूसरा समय आता है फरवरी से लेकर के मार्च का समय है, जब थोड़ा सा ठंडक रहती है। लेकिन यदि किसान भाई जो भी शुरू करना चाहते हो नर्सरी, तो वो शुरुआत कर सकते हैं जुलाई से लेकर के सितंबर तक, क्योंकि ये बरसात का मौसम है और इस मौसम में जो भी बीज लगाते हैं या जो भी प्रसारण करते हैं हम लोग, वो अच्छी प्रकार से उग जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जब आप नर्सरी का खोलने चलते हैं, नर्सरी का प्रबंधन करने चलते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि किस प्रकार की जमीन का, किस प्रकार की जगह का चुनाव करें। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो जगह है जी। तो जब भी आप जगह का चुनाव करें नर्सरी का, तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो क्षेत्र जहां पे कि पानी नहीं लगता हो या वो जमीन थोड़ी सी ऊंची हो, पहले बात। दूसरी बात, वहां पे यातायात का अच्छी प्रकार से साधन हो, जिससे कि कोई भी आकर के वहां पे पौधे आपका खरीद सके या ले सके। फिर उसके वहां की मिट्टी, वहां की जो मिट्टी हो, या तो बलुई दोमट मिट्टी हो या जलोढ़ मिट्टी हो, जिसमें कि हम नर्सरी को उगा सकते हैं। उसके अलावा वहां पे पानी की व्यवस्था, चूंकि नर्सरी के पौधे बहुत ही माने मुलायम होते हैं नर्सरी में पौधे, तो उनको तुरंत पानी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो जहां तक हो सके उस क्षेत्र में या वहां पे जहां आप नर्सरी उगा रहे हैं, वहां पे पानी की अच्छी सुविधा हो और पानी भी अच्छे गुणवत्ता का हो, मतलब उसका पीएच मान सामान्य हो, ज्यादा क्षारीय भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो जगह का चुनाव करना बहुत जरूरी है, यहाँ पर अहम कदम हो जाता है ये। तो इस समय आप लगा सकते हैं, जुलाई से सितंबर तक का समय बिल्कुल सही रहता है नर्सरी लगाने के लिए। और किस तरह की आपको यहाँ पर तैयारियां करनी है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, वो दिखा देते हैं आपको। इस महीने किसान कई फलों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, साथ ही नर्सरी का प्रबंधन भी जरूरी है। केले की बात करें तो इसके लिए तलवार की शक्ल के अंतः भुस्तारी अच्छे माने जाते हैं। अंतः भुस्तारियों को रोग मुक्त मात्र पौधों से ही चयनित करें। केले में फ्यूजेरियम म्लानी रोग से बचाव के लिए 0.2% कार्बेंडाजिम के घोल में छिले हुए भुस्तारियों को 15 से 20 मिनट तक डुबो कर रखें। उपचारित पौधों को रात भर छाए में रखें और अगले दिन रोपण करें। वहीं इस महीने मैदानी इलाकों में पपीते की पौध तैयार कर सकते हैं। पपीते की अच्छी किस्मों के बीज चुनें और उन्हें किसी कवकनाशी से उपचारित करें। उपचारित बीजों को ऊंची उठी हुई क्यारियों में बोना चाहिए। पौधशाला में बीजों या पौधों को आर्द्र पतन रोग से बचाने के लिए क्यारियों को बुआई से 15 दिन पहले ही 2.5% फॉर्मेल्डिहाइड के घोल से उपचारित करें और इसके 48 घंटे बाद पॉलीथीन से ढककर कीटाणु रहित कर लें। अमरूद की बात करें तो बूटी या कलम से तैयार अमरूद के पौधों को मृदा गेंद के साथ पहले से खुदे गड्ढों के बीचों बीच रोपित करें। रोपित पौधों को तुरंत सिंचित करना चाहिए। इसके बाद तीसरे दिन और फिर हर 10 दिनों के अंतराल पर यह जरूरत के हिसाब से पानी देना चाहिए। स्ट्रॉबेरी की बात करें तो इस महीने पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए जा सकते हैं। अगर जरूरत के हिसाब से बरसात न हो तो क्यारियों में पानी की उचित व्यवस्था करें। जिन किसानों ने पहले से ही फल वृक्षों के लिए नर्सरी लगा रखी है, वो नर्सरी में पानी जमा न होने दें। साथ ही खरपतवार को भी समय समय पर साफ करते रहें। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट आई है, इसके साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर नीरज का रुख कर लेते हैं, जिन्होंने बताया कि वो कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं जहां पर परवल की खेती की जाती है। डॉक्टर नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी के समय की अगर हम बात करें तो परवल की खेती से जुड़े हुए किसान हैं, उनके लिए कौन कौन से समसामयिक कार्य करना सही रहेगा, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो समसामयिक कार्य परवल की खेती में ध्यान रखने की बात है, उसमें उसका संतुलित पोषण और कीट एवं रोगों से उसकी सुरक्षा की आवश्यकता है जी, जो जिसके अच्छा पोषण व्यवस्था करके वो भरपूर उपज ले सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ वो कीट एवं रोगों से का कुशल प्रबंधन करके वो उससे होने वाले हानि से बच सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
जी, तो वर्तमान समय की हम बात करें तो पोषण प्रबंधन बहुत जरूरी है। कीट और रोगों का प्रबंधन या फिर कहें कि उनकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है, तभी तो आप अच्छा उत्पादन यहाँ पर हासिल कर पाएंगे। और अब जब आपको अच्छी उपज मिलेगी, आप बिकवाली करेंगे तो अच्छी आमदनी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऐसे में किस तरह से आपको कदम उठाने हैं, कौन सी तैयारियां करनी है, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले हमारी एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखा देते हैं। परवल की खेती ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में की जाती है। साथ ही असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी परवल की खेती होती है। परवल की खेती गर्म जलवायु वाली जगहों पर अच्छे से की जाती है। इसकी खेती के लिए जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन परवल की अच्छी फसल के लिए इसको कीट और रोगों से बचाना जरूरी है। रोगों की बात करें तो परवल में फफूंदी वाले रोग जैसे पाउडरी मिल्ड्यू फफूंदी, डाउनी मिल्ड्यू फफूंदी, सर्कोस्पोरा धब्बा रोग और विषाणु रोग लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए प्रामाणिक जगह से ही कटिंग लेनी चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। इसके साथ ही केरोसिन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 3 से 4 छिड़काव करने चाहिए। विषाणु रोग की रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन 400 ppm का छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर 2 बार करना चाहिए। परवल में मोजैक रोग होने पर प्रभावित पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है, साथ ही पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ने लगती हैं। इस रोग को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित पौधों को खेत से बाहर निकाल कर नष्ट कर दें। रोग पर नियंत्रण के लिए 15 लीटर पानी में 40 मिलीलीटर देहात वेरोनिल मिलाकर छिड़काव करें। अगर कीटों की बात करें तो परवल में माहू, बत्र कीट, कुकर बीट माइट और रेड पंपकिन बीटल कीट लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए मेलाथियान 0.1%, मेटासिस्टॉक्स 0.1 से 0.2% या कार्बराइल 0.1 से 0.2% का छिड़काव करना चाहिए। साथ ही ग्रसित पौधों को उखाड़कर अलग कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट आई, इसके साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर सिंह का। जगह का चुनाव कर लिया, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए ये भी हमने तय कर लिया। इसके बाद का क्या कदम होना चाहिए डॉक्टर सिंह, क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? इसके बाद यदि व्यावसायिक स्तर पर यदि हम पौधशाला की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ पे उस क्षेत्र को घेरना चाहिए, या बेड़ आप कह सकती हैं कि बाड़ लगा देना चाहिए चारों तरफ, मेड़बंदी कर दें, जिससे कि कोई भी बाहर से पशु जानवर या कोई भी चोरी करने के लिए उसमें नहीं आ सके। तो उसके लिए सबसे उस एरिया को, उस क्षेत्र को हम लोग घेर देते हैं बाड़ के द्वारा। फिर उसके बाद यदि आप चाहें तो कटीले तार से घेर सकते हैं, या हमारी जो हेजेस होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं करौंदा की है, करौंदा एक हमारा ऐसा फल है जिसके द्वारा हम एक बाड़ तैयार कर सकते हैं। उसके बाद वहां पर आपकी एक ऑफिस भी होनी चाहिए, जिसमें कि ऑफिस में बहुत सारी चीजें डिस्प्ले होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से पौधे तैयार कर रहे हैं आप, उनके क्या रेट है, उनकी उपलब्धता कब होती है, और जहां तक हो सके यदि फल हैं तो फलों का उनके कम से कम एक फोटो लगा दें, ताकि किसान को ये मालूम हो जाए कि इसका यदि फलेगा तो किस तरह का फलेगा। जैसे आम है तो मान लीजिए आम्रपाली है, मल्लिका है, या कुछ लाल वाली वैरायटियां जैसे कि अरुणिमा है, लालिमा है, तो उनको दिखाई देगा कि हमारी ये यदि हम लेते हैं तो इस तरह का होगा। इसके अलावा वहां पे एक हमारा कार्यालय होना चाहिए। कार्यालय के बगल में हमारा जो ये स्टोर होना चाहिए, जिससे कि हम जो नर्सरी में जो हम प्रतिदिन के जो कार्य करते हैं, जैसे खाद है, कुछ उपकरण, सामान एक जगह रखा रहे। इसके बाद हम चलते हैं अब नर्सरी में। जब नर्सरी में चलेंगे हम लोग तो नर्सरी में कुछ क्यारियां होनी चाहिए जिसमें कि हम बीज को लगाते हैं। तो क्यारी यदि आप किसान भाई यदि सीधे क्यारी में लगाना चाहते हैं, मिट्टी में लगाना चाहते हैं, तो 2 तरह की क्यारियां बनती हैं। एक तो होती है थोड़ा उठी हुई जमीन से, एक होती है कि समतल क्यारियां होती हैं। उठी हुई क्यारियां इसलिए बनाते हैं कि जिससे यदि पानी बरसता है तो उसमें पानी नहीं लग सके। जैसे पपीता है, पपीता के केस में क्या होता है कि यदि हम पपीता की नर्सरी तैयार करते हैं मिट्टी में, यदि वो पानी से डूब गया तो उसके बीज के सड़ने के चांस ज्यादा रहते हैं। लेकिन आजकल हम लोग ये करते हैं कि जहां तक हो सके किसान भाई जो है हर की नर्सरी, चाहे पपीता हो, केला हो या आम हो, अमरूद हो, सबकी नर्सरी जो है वो पॉलिथीन बैग में, जो काले रंग की पॉलिथीन बैग्स आते हैं,
अलग अलग आकार के आते हैं, उनमें लगाएं। जैसे कि पपीता की खेती करना चाहते हैं किसान भाई, तो 6 इंच बाई 4 इंच एक पॉलिथीन आती है काले रंग की, जिसमें कि साइड में चारों तरफ छेद भी बने होते हैं, उसका उपयोग कर लगाने के लिए। यदि आप आम, अमरूद या बड़े फल जैसे आंवला है, बेल है, बेर है, इनके यदि पौधे लगाना चाहते हैं तो 25 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर के जो पॉलिथीन आती है काले रंग की, और उसकी मोटाई जो है वो 200 गेज की हो, 200 गेज की हो, उसके चुने और उसमें कई जगह छेद भी कर दें जी। अब उसके बाद यदि आता है तो रूटिंग मीडिया, जैसे कहते हैं हम लोग जड़ का मिश्रण, उसमें क्या मिलाएं हम कि जिससे कि उसमें हमारा अच्छे प्रकार से बीज का जमाव हो जाए। तो यदि आपके पास उपलब्ध है तो जहां तक हो सके, यदि आपकी मिट्टी भारी है तब तो आप उसमें 1/3 मिट्टी, 1/3 गोबर की खाद, गोबर की खाद ख्याल करें आप सड़ी हुई गोबर की खाद होना चाहिए, और 1 भाग जो है रेत या बालू जिसे कहते हैं, तो इस तरह से मिलाएं। यदि आपकी मिट्टी हल्की है, जैसे हम कहते हैं कि बड़ी दोमट मिट्टी है आपकी, तो आप उसमें केवल आधा भाग मिट्टी मिलाएं और आधा भाग उसमें गोबर की खाद मिला करके, सड़ी हुई उसको मिला करके बढ़िया से भर लें। यदि आपके क्षेत्र में यदि लगता है कि दीमक की समस्या है तो थोड़ा सा क्लोरोपाइरिफास आता है, दीमक नाशक दवा है, तो उसको भी थोड़ा सा आप मिट्टी में मिलवा लें, जिससे मिलवाने के बाद उसको भराई करें। लेकिन यदि आप आजकल आर्टिफिशियल मीडिया, हम लोग कहते हैं कृत्रिम मीडिया बहुत सारे आ गए हैं, जिससे हम लोग कहते हैं कि कोकोपीट, एक है कृत्रिम मीडिया के बारे में आपसे जानेंगे डॉक्टर सिंह, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनके सवाल का जवाब उन तक पहुंचा देते हैं, फिर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। छत्तीसगढ़ से संतराम जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मैं पपीता का खेती करना चाहता हूँ, कौन सा अच्छा वैरायटी है उसका पौधा? जी, बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बालोर से, क्या कहेंगे आप? सबसे अच्छी वैरायटी आपकी पपीता की जो है वो आजकल रेड लेडी है, 786 है, आप उसको लगाएं। यदि आप छत्तीसगढ़ में हैं तो एक वैरायटी VNR वालों की है, सबनम है, वो भी अच्छी वैरायटी है, विनायक है, वो भी अच्छी वैरायटी है। इनको भी लेकर के आप इनकी खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब वैरायटियां जो है गायनोडायसियस है, जिसमें फीमेल और उभयलिंगी आएंगे, मतलब नर पौधे इसमें नहीं आते हैं। तो सबसे अच्छी प्रजाति रेड लेडी, सबनम है, विनायक है, शबीना है, शबीना, ये 4 वैरायटियां हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ के हैं तो ये वैरायटियां आपकी अच्छी कर रही है आपके बस्तर एरिया में। तो संतराम जी, कौन कौन सी किस्में हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं पपीते के बाग लगाने के लिए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, और ऐसी ही अहम जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, KCC का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं फल वृक्षों की नर्सरी प्रबंधन के बारे में और परवल में कीट और रोग प्रबंधन के बारे में। कोई सवाल है आपके मन में? क्या करना है आपको? हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है, अपने सवाल हमसे पूछने हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमने नर्सरी प्रबंधन पर चर्चा की, इसको आगे जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले रुक कर लेते हैं। डॉक्टर नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवल की खेती में इस समय हमारे किसान क्या कर सकते हैं? उन्होंने बताया पोषण प्रबंधन, कीट और रोगों का नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो पहली बात हो जाए यहाँ पर पोषण प्रबंधन की, इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या जानकारी देंगे डॉक्टर नीरज? देखिए, पोषण प्रबंधन में तो शुरुआती दौर में जो भी
कंपोस्ट या उर्वरक का दिया गया है, उसका दूसरा भाग जो है आप उपयोग कर सकते हैं। जो शेष आपका जो बचा होगा यूरिया का, और अगर साथ में हम बताना चाहेंगे कि आप नीम के खल्ली का उपयोग जरूर करें। अभी तक आपने अगर शुरू में किया होगा तो ठीक है, नहीं तो अभी आप जरूर करें। 250 ग्राम प्रति थाले के हिसाब से आप नीम के खल्ली, देखिए एक पोषण का भी काम करता है, उसके साथ साथ ये एक कीटनाशक और रोगनाशक में भी मदद करता है, उसके प्रबंधन में भी मदद करता है। इसके अलावा अगर आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम से उपलब्ध है बाजार में, उसका 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव करें समय आवश्यकता अनुसार, क्योंकि उससे सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्राप्ति उसको पौधे को उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे कि जो भी छिड़काव इस समय बरसात के समय में करते हैं किसान भाई, चाहे वो किसी भी तरल पोषण का या कीटनाशी या घोल का, तो उसमें चिपकने वाली गोंद का छिड़काव का मिश्रण जरूर करें। उसका मात्रा है 0.6 मिलीलीटर प्रति लीटर दवा घोल या पोषण के घोल। ये जो मदद करता है आपके पौधे से चिपकने में मदद करता है और उसके कई गुना कारगर बढ़ा देता है ये। बिल्कुल, तो इस तरह से पोषण प्रबंधन यहाँ पर करना है हमारे परवल के किसानों को अपने खेतों में। और इससे संबंधित जानकारी आपसे लेंगे डॉक्टर नीरज, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ महाराष्ट्र के अहमदनगर से। विक्रांत जी फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैडम, मेरा नाम विक्रांत है, अहमदनगर से बोल रहा हूँ जी। हेलो जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है, जैसे नर्सरी और पॉली हाउस, इसमें क्या डिफरेंस होता है या एक ही जैसी रहती है नर्सरी? और अगर नर्सरी में पौधे लगाते हैं वो हर साल मतलब पूरा साल का रहता है, मतलब जो सीजनल नर्सरी करते हैं या एक ही प्लांट पूरा साल का रूटीन में यूज होता है, वैसा यूज जैसे पॉली हाउस का इसमें बताया जाता है, वैसा पॉली हाउस और नर्सरी सेम रहती है क्या? ऐसा है जी, क्या कहेंगे? क्या पूछ रहे हैं? ये नर्सरी लगाना चाहते हैं खुले में और या फिर पॉली हाउस में, और ये साथ में जानना चाहते हैं कि जो पौध तैयार करनी है वो एक ही ये फल या जो भी पौधे तैयार करना है या अलग अलग फलों का भी ये तैयार कर सकते हैं? देखिए, जब हम शुरू में ही हमने बताया था कि जब भी आप नर्सरी के बारे में सोचते हैं तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपके क्षेत्र में किस फलों की मांग है, डिमांड किस फल की है। यदि जैसे आप अहमदनगर से बोल रहे हैं तो आपके क्षेत्र में जो है खास तौर से अनार की डिमांड ज्यादा है अहमदनगर में, ठीक है ना, अनार। तो आप प्रयास करें कि उस क्षेत्र में उन्हीं फलों की नर्सरी करें जिससे कि किसान आपके यहाँ आए लेने के लिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने पूछा कि बाहर करें या, देखिए दोनों की स्थिति अलग अलग होती है। यदि जाड़े का मौसम है, आपको लगता है कि मौसम बाहर पौध नहीं सहन कर सकते जाड़े को, तो अब आप वहाँ पे एक छोटा सा, जैसे हम लोग कहते हैं कि जब नर्सरी की आप तैयारी करते हैं तो कम से कम 400 स्क्वायर मीटर में एक आपका ये शेड नेट होना चाहिए, 200 स्क्वायर मीटर में एक पाली हाउस होना चाहिए। वो इसलिए होता है कि जैसे शेड, जैसे आपके गर्मी के समय में बहुत ज्यादा धूप हो गई है तो आप उन पौधों को उठा करके आप शेड नेट में रख लें, छायादार जाली वाले घर में रख लें। यदि आपको ठंडक ज्यादा पड़ रही है तो आप उन पौधों को उठा करके आप पॉली हाउस में रख लें कि जिससे इन दोनों का बचाव हो सके। और आपने एक चीज पूछा था कि एक ही पौधे नहीं, आप जहां तक हो सके प्रयास करें कि कई तरह के पौधों को तैयार करें। आप एक पौधे पे क्या है कि केवल आप एक ही पे आधारित रहेंगे। जब आपके पास कई तरह के फल होंगे, जैसे आपके यहाँ अनार है, आपके यहाँ आम है, आपके यहाँ अंगूर है, आपके यहाँ जो इस तरह के फल आपके क्षेत्र में होते हैं, तो सबकी नर्सरी तैयार करें आप। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपसे मैं। बिल्कुल, तो आप पॉली हाउस में भी कर सकते हैं, खुले में भी कर सकते हैं, और एक ही फल पर या फिर कहीं एक ही फसल पर आप आश्रित नहीं रहिए। अलग अलग तरह के फसलों का आप चयन करेंगे तो ये आपके लिए ही आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा। बढ़ते हैं आगे। और डॉक्टर सिंह, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब नर्सरी लगाते हैं तो मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं। अब आप यहाँ पर हमें कृत्रिम माध्यमों के बारे में बता रहे थे, उस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मिट्टी में हम लोग इसलिए अब नहीं कर
रहे हैं मिट्टी में, मिट्टी बहुत भारी होती है। जब मिट्टी भारी होती है, उसके अलावा मिट्टी में कई तरह के रोग जनित कवक होते हैं, उसमें फंगस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब सीड तो जर्मिनेट कर जाता है, जमाव कर जाता है, फिर वो मर जाता है उसमें। तो इसके बचने के लिए, चूंकि भारी होती है, तो आजकल बहुत तरह के कृत्रिम जो है रूटिंग मीडिया आ गई हैं, जैसे कि कोकोपीट है। ये आपके जो नारियल से बनता है, ये नारियल का जो खुज्जा होता है उसी को काट काट करके बनाते हैं, उसको कोकोपीट बोलते हैं। और एक होता है वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट एक तरह से सिल्का टाइप का होता है ये। और एक तीसरा होता है परलाइट। ये तीन ऐसे ये हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे हल्के होते हैं, इनमें पानी रोकने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, जैसे वर्मिकुलाइट और परलाइट है, इसमें पानी रोकने की क्षमता होती है, लेकिन वो उसमें पानी नहीं, केवल होल्ड करके छोड़ देते हैं पानी को, माने नमी बनी रहेगी, पानी उसमें नहीं रहेगा आपका। तो हम कैसे मिलाएंगे इसको? जब हम नर्सरी लगाने चलते हैं तो 2 भाग कोकोपीट, 1 भाग वर्मिकुलाइट और 1 भाग परलाइट, इन तीनों का मिश्रण को यूज कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि थोड़ा सा पोषण चाहिए तो आप वर्मिकुलाइट, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ की खाद भी आप 1 भाग उसमें रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप सबसे अच्छा रहेगा उठाने, खासतौर से जब आप पपीता की नर्सरी लगाते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं पपीता की, तो पपीता का बीज बहुत छोटा होता है और बहुत ही दबने का चांस रहता है मिट्टी में। तो पपीता की नर्सरी आप हमेशा जो प्रयास करें आप कि इसी तरह के जो वर्मिकुलाइट, परलाइट और कोकोपीट मिला करके और 1 भाग उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला करके उसमें लगाएं, तो क्या होता है कि इसमें नमी बनी रहती है और आपको बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी, तो देखिए आपको और क्या माध्यम हो सकते हैं मिट्टी के अलावा, इसके बारे में भी विस्तार से हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। अब इनमें से किसी का भी आप चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और एक ईमेल आया है हमारे पास, बता दें बिहार के मोतिहारी से ये भेजा है हमें रामदयाल जी ने। और डॉक्टर नीरज, ये ईमेल आपके लिए है। ये जानना चाहते हैं कि परवल की कौन कौन सी किस्में हैं जिनका ये चयन कर सकते हैं, क्या जवाब रहेगा आपका? देखिए, ये परवल का बहुत सारी किस्में हैं जी। मोतिहारी बिहार से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बिहार में जो है राजेंद्र परवल 1, राजेंद्र परवल 2, इसके अलावा डंडारी, दुधिया, ये सब अलग अलग किस्में हैं। तो इसमें आवश्यकता अनुसार आप अपने क्षेत्र की में उपलब्धता के अनुसार आप इसका चयन कर सकते हैं। जैसे डंडारी का, उसमें कीपिंग क्वालिटी या भंडारण क्षमता अच्छा है, वो लंबे समय तक उसका रेट अच्छा लगता है। एक देसी प्रजाति भी है जिसको आप चुन सकते हैं। इनमें से जो अधिक उच्च गुणवत्तापूर्ण और उच्च उपज क्षमता वाले हैं, जैसे राजेंद्र का चर्चा किए, राजेंद्र परवल 1, 2 के साथ साथ डंडारी ये काफी ही अच्छा है, ये परवल जिसको चुनाव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो रामदयाल जी, आपके क्षेत्र के लिए कौन कौन सी किस्में हैं जो उपयुक्त रहेंगी परवल की खेती के लिए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। डॉक्टर नीरज, आपका ही यहाँ पर हम रुख करेंगे फिर से। आपसे ही हम जानना चाहेंगे कौन कौन से कीड़े हैं जो परवल की खेती में यहाँ पर परेशान करते हैं हमारे किसानों को? देखिए, इसमें परवल की खेती में मुख्य रूप से जो कीड़ों का सामना करना पड़ता है, वो जैसे फल मक्खी है, तना छेदक कीट है, इसके अलावा लाल कद्दू भृंग है, साथ साथ इसके अलावा सफेद मक्खी, ये सब मुख्य कीट हैं जिनका सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो किस तरह से बचाव कर सकते हैं, इसके लिए हमारे किसान क्या तैयारियां कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें किसान भाइयों को सावधानी शुरू से उसका ध्यान रखना चाहिए कि अपने पिछले अनुभव को देखते हुए जब भी आप फसल लगाएं अपने, तो 2 पंक्तियों के बीच में पर्याप्त जगह रखें। जो लगाने की दूरी है 1.5 मीटर या 2 मीटर की दूरी पे लगाते हैं, तो उसके बाद 2 पंक्तियों के बीच में दूरी रखें कि अंदर आप जाके दवा का अंतर फसली जो कार्य करना होता है, अंतर फसली, तो उसका आप कार्य कर पाए। दवा का छिड़काव आवश्यकता अनुसार आप समय समय पे आसानी से कर पाए। इसके अलावा इसको जो आप मचान कर इसको बढ़ाने का होता है, मचान सिस्टम के द्वारा इसमें फैलने का, जो बढ़ने का होता है, उसमें फलन ज्यादा आता है जी। और साथ साथ जो छिड़काव आप देखें, जो पहले बिना दवा का उपयोग किए जो उसको अपनाना चाहिए। तो जैसे आप
फल मक्खी का है समस्या या और का साफ सफाई रखें अपने खेत का। बिल्कुल, किस तरह से यहाँ पे तैयारी करनी है कि हमारे परवल के खेत में कीड़ों का प्रकोप ना हो, आपसे जानेंगे। लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं डॉक्टर नीरज, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। गुजरात से हमारे साथ आरिफ जी फोन लाइन पर है। हेलो। हाँ परमो जी नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। मैं परवल की खेती करना चाहता हूँ, सुरेंद्रनगर जिला से बोल रहा हूँ। जी, गुजरात से बात कर रहे हैं डॉक्टर नीरज, ये करना चाहते हैं परवल की खेती, क्या ये संभव है? खेती क्या है, उसका बीज क्या होती है? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर नीरज? हाँ, परवल की खेती देखिए करने का जो है उसको लत्तर के द्वारा किया जाता है। उसको बीज, उसको जो लत्ती है उसको उपयोग किया जाता है। और एक खेत में जैसे दूरी आप जैसे लगाते हैं, लगाने का सबसे उपयुक्त समय बरसात के बाद, जैसे अभी है बरसात खत्म होगा उसके बाद आप सितंबर से लगाना शुरू करते हैं, अगस्त के बाद जैसे बरसात खत्म हो जाता है उसके बाद से। और उसमें बीज के रूप में लत्ती का उपयोग किया जाता है, कटिंग के द्वारा उसके जो वाइन्स होते हैं लत्तियां, और उसका ही उपयोग किया जाता है। और इसका ध्यान देना चाहिए कि लत्ती रोग मुक्त हो, और लत्ती का जब भी उपयोग करें तो आप उसका उपचार करके आप उपयोग करें। जो उसमें रोग कारक कुछ भी तत्व हो उसको 10 मिनट तक किसी भी फफूंदनाशी, जैविक फफूंदनाशी आप अगर उपयोग करते हैं तो इसके अलावा जो रासायनिक फफूंदनाशी है उसका आप उपयोग करके उसमें घोल में 10 से 15 मिनट तक डुबो के फिर छाया में सुखा के और फिर आप उपयोग करें, जो आने वाले समय में करना होगा। और जिस खेत में रोगग्रस्त या कीड़े से प्रभावित हो उस खेत से नहीं लेना चाहिए लत्ती का उपयोग। जी, तो देखिए आप करना चाहते हैं तो क्या सही समय है, क्या तैयारियां करनी है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और ऐसी ही हम जानकारियां पहुंचाएंगे आप तक आगे भी, लेकिन एक बार फिर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कई मजा आई, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं फल वृक्षों की नर्सरी प्रबंधन और परवल की खेती में कीट और रोगों के प्रबंधन के बारे में। कोई सवाल है आपके मन में तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और बता दें इस वक्त भी एक कॉलर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो मैडम, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ जो परवल की खेती है इसकी लताएं बड़ी लंबी जाती है, तो ऐसी दफा में हमें जो मचान अटान ऊंचान कितना रखना चाहिए, और दूसरी चीज हमें इस परवल की जो लताएं होती हैं किस समय इसकी छांट छाट करनी चाहिए जिससे हमें अधिक पैदावार मिल सके। बिल्कुल डॉक्टर नीरज क्या कहेंगे यहाँ पर आप? देखिए ये मचान जैसे शुरू में जनवरी फरवरी से पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसके अनुसार उसके बाद मचान आप बनाते हैं, और उसको मचान तो एक दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ऊपर मचान सीधा बनाते हैं, दूसरा ट्रेली सिस्टम की पंक्ति में आप सीधे लाइन के अनुसार में आप सपोर्ट जो बीच में खंभे देके उसमें जो आप सब दे दें कि वो उस तरह से वो आप चढ़े, और इस ढंग से आपका 10-15% उपज ज्यादा होता है अगर आप मचान सिस्टम का उपयोग करते हैं। खास करके बरसात में तो जरूर, दियारा क्षेत्र में या नदी के किनारे के क्षेत्र में तो नीचे में गर्मी के समय में फलन हो जाता है, लेकिन जो सामान इसके अलावा जो दूसरी जगह पे लगाते हैं तो उसमें ये जरूर देना चाहिए। और इसमें बरवार में आप ज्यादा न हो, आवश्यकता अनुसार ही हो तो आपके बताएं जो आप मिट्टी जांच के आधार पे अपने क्षेत्र में अपने खेत के मिट्टी जांच के संतुलित उर्वरक का उपयोग करें। और साथ साथ अगर जैविक खेती करना चाहें जो आजकल काफी उस पर जोर दिया जा रहा है तो उसमें विभिन्न जो उसके आयाम है, आप देसी गाय के गोबर गौमूत्र से बने हुए विभिन्न अवयव का आप उपयोग कर सकते हैं। जीवामृत, घन जीवामृत सबके वो ज्यादा और स्वास्थ्यवर्धक और स्वास्थ्यकारी है। और आप देखें कि आप अपने नेत्रजन, फॉस्फेट, पोटास का जो मात्रा है हर क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होता है। सामान्य रूप से आप मिट्टी जांच के आधार पर पता चलता है 90-60-40 के अनुपात में यह मात्रा जैसे इस क्षेत्र में की जाती है, तो आप इसको करें। साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग करें, क्योंकि उसके उपयोग से आपका वृद्धि जो है संतुलित होगा और फलन अच्छा होगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखकर आप अच्छा उपज ले सकते हैं। बिल्कुल, काट छांट के बारे में भी जानना चाह रहे थे हमारे कॉलर, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें जो आपको आप तब तक जब तक फूल नहीं आए तब तक आपको अगर लगता है कि बढ़वार ज्यादा हो रहा है तो आप उसका कटाई छटाई कर सकते हैं। जैसे ही फूल आना शुरू हो जाए, कलियां आना शुरू हो जाए, उससे पहले आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव आप एक अवश्य करें और फिर आप उसमें कटाई छटाई फिर रोक दें। फलन आने के बाद आपका बढ़वार कम हो जाता है। जी बिल्कुल, तो आपके सवाल का जवाब यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ ने आपको दे दिया है नंदस्वरूप मिश्रा जी। बढ़ते हैं आगे, गुजरात से हमारे साथ मनोज पटेल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? अरे मैम, हम कश्मीरी गुलाब की कलम डालना चाहते हैं जी, लेकिन कटिंग करके क्या? आप गुलाब की कलम निकालना चाहते हैं? हेलो, कट गया। हेलो लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। कोई बात नहीं मनोज जी, आप दोबारा कोशिश कीजिए। आपका जैसे ही कॉल कनेक्ट होगा हम आपका सवाल पूरा सुनेंगे और उसके अनुसार ही आपका सवाल का जवाब आप तक पहुंचा पाएंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर सिंह का अब यहाँ पर रुक कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह, मिट्टी की तैयारी जितनी जरूरी होती है उतना ही यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि बीजों का उपचार भी हमारे किसान करें, हमारे युवा करें। इस पर क्या कहेंगे? जब भी किसान भाई, यदि आप असल में हमारे फलों में पपीता ही ऐसा फल है जिसमें हम लोग बीज के द्वारा प्रवर्धन करते हैं पपीता का, या आपकी जैसे कि केला हुआ तो केला में हम लोग कहते हैं कि शकर्स का पुत्ती जिसे बोलते हैं हम लोग, तो उसका प्रयोग करते हैं। तो इनको क्या कर, जब हम बीज के द्वारा जब भी प्रवर्धन करते हैं तो बीजों का उपचार हमको पहले करना चाहिए। और बीज के उपचार के लिए
कई सारी दवाएं हैं, जैसे कि एग्रोसान जीएन है, थीरम है, आजकल एक विटावेक्स आता है, विटावेक्स या विटावेक्स गोल्ड। तो 2 ग्राम से लेकर 2.5 ग्राम तक, इवन 3 ग्राम तक आप यूज कर सकते हैं। 2 से 3 ग्राम तक प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इनका उपचार करना चाहिए। जैसे पपीते का बीज का करना है तो पपीते के बीज को आप एक पॉलिथीन बैग में ले लें और उसमें डाल करके उसको हल्का सा पानी फेंक के और फिर उसी में अच्छे से मिला लीजिए बढ़िया से, और फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ देर के लिए थोड़ा छाया में से रख दें ताकि उसमें फंगीसाइड जो अपना लग जाए, और फिर वहां पे आप रख सकते हैं। ये तो हुआ आपके द्वारा फंगीसाइड के द्वारा। यदि आप किसी ट्राइकोडर्मा, जैसे कि हम लोग कहते हैं जैव नियंत्रक के द्वारा करना चाहते हैं, तो ट्राइकोडर्मा के कई स्पेसीज के कई आते हैं, विरिडी है, हर्जियनम है, एजिस्पेरलम है, इस तरह से कई आते हैं। तो आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग भी कर सकते हैं 6 से 10 ग्राम जी। ट्राइकोडर्मा 6 से 10 ग्राम लेकर के 1 किलो बीज को हम उपचारित कर सकते हैं। इस तरह से हम बीज का उपचार कर लेते हैं। जैसे हमने केला के बारे में बताया था, तो केला की जब भी आप शक्कर लगाते हैं तो उसमें 2 तरह की शक्कर होती है। एक होती है वाटर शक्कर, एक होती है सोट शक्कर। सोट शक्कर जो तलवार की तरह होती है, जिसकी जो आकार होगा पत्ती का वो तलवार की तरह होगा, और जो वाटर शक्कर होती है वो चौड़ी होती है, ऐसे चौड़ी। तो जब भी किसान भाई उपयोग करना चाहें केला के लिए, वो हमेशा तलवार की जो होती है शक्कर उसको यूज करें, और जब भी करें तो उसको कम से कम कार्बेंडाजिम के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बेंडाजिम या बोवस्टीन, इसके द्वारा उसका हम पहले उसको ट्रीट कर ले नीचे। ट्रीट करने से फायदा ये होता है कि जो भी फंगस है आपका एक तो रहेगा तो मर जाएगा, या जहां आप लगाने जाते हैं तो वहां पे आपको फंगस का उस पर प्रभाव उस पुत्ती शक्कर के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो कार्बेंडाजिम जो है आपका 1 से 2 ग्राम कर सकते हैं आप। 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके और उसी में उसको थोड़ा सा नीचे से जो जड़ है उसको उसमें हम डुबा देते हैं, और डुबाने कुछ देर थोड़ी देर तक रख लीजिए। थोड़ी देर रखने के बाद फिर आप लगा सकते हैं, चाहे आप पॉलिथीन में लगा लें, बैग्स में लगा लें, या आप सीधे फील्ड में लगाना चाहते हैं तो फील्ड में लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए बीजोपचार करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, तभी तो आगे चलकर अच्छी पौध हमें यहाँ पर मिल पाएगी। अच्छी क्यों कहें, हम यहाँ पर स्वस्थ पौध हमें मिल पाएगी, और स्वस्थ पौध मिलने के लिए एक और कदम उठाना जरूरी है, पोषण प्रबंधन करना भी यहाँ पर जरूरी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सिंह? पोषण प्रबंधन के जहां तक हो सके किसान भाई, यदि आप मिट्टी के द्वारा जब करते हैं, पौधों को रेज करते हैं, तो जब हम मिट्टी को तैयार करते हैं, मिट्टी और गोबर की खाद और ये बालू या रेत को जब लेते हैं, तो पहले सबसे पहली बात आप गोबर की खाद का अच्छी मात्रा में उपयोग करें, आधा मात्रा में उपयोग करें। इसके अलावा जहां तक हो सके शुरुआत के लिए आप फास्फोरस डीएपी का प्रयोग करें। थोड़ी सी डीएपी भी लगा लें, उसमें आपके आधारित होगी कितनी मात्रा में बनाना चाहते हैं, उसके आधार पर आपको फास्फोरस की मात्रा मिला लें, क्योंकि फास्फोरस जो है वो जड़ के निकलने में बहुत ही सहायक होती है। निकलवा के भरवा लें। यदि आपको लगता है कि पौधों की बढ़वार रुकी हुई है, तो जहां तक हो सके तरल पदार्थ का, लिक्विड फर्टिलाइजर्स का, तरल खादों का उपयोग करें। उसके लिए आप जैसे यूरिया है, यूरिया का आप जो है 2 ग्राम प्रति लीटर वाटर के हिसाब से 2 ग्राम मतलब 0.2%, 0.2% जो है यूरिया का छिड़काव करवा सकते हैं। इस तरह से पौधों की बढ़वार के लिए। यदि आपको लगता है कि पत्तियां या इसमें किसी प्रकार की कमी है, तो जितने भी हम कहते हैं कि सूक्ष्म उर्वरक हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जैसे हम लोग कहते हैं कि जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट को हम लोग कहते हैं 0.5%, मतलब 5 ग्राम जिंक सल्फेट 1 लीटर पानी में। बोरेक्स है, इसको हम लोग कहते हैं कि 0.1% से लेकर 0.6 तक कर सकते हैं, मतलब 1 ग्राम से लेकर 6 ग्राम तक पर लीटर वाटर में। और अभी डॉक्टर नीरज ने भी बताया था कि यदि आपको लिक्विड यूज करना है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो कई कंपनी से एक मल्टीप्लेक्स आता है, मल्टीप्लेक्स को भी आप लेकर के, मल्टीप्लेक्स में बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, जितने भी होते हैं सब होते हैं उसमें। तो 2 ml मल्टीप्लेक्स लेकर के आप उसको जो है 1 लीटर पानी में घुलवा करके उसका छिड़काव करवा दें, तो जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होती है वो हम उसको दूर कर सकते हैं। इसके अलावा एक जीवा रस आजकल आता है, जीवा रस, जीवा रस को भी डाल करके आप जो है, असल में उसमें ह्यूमस होता है जीवा रस में, तो जीवा रस को 2 ml 1 लीटर पानी में मिला करके जीवा रस का भी हम छिड़काव करके पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो देखिए पौधा आपको स्वस्थ चाहिए तो आपको थोड़े बहुत प्रबंधन यहाँ पर जरूर करने होंगे। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के सागर से राहुल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग डॉक्टर साहब को। जी, अपना सवाल पूछिए। हम राहुल सोनी बोल रहा है, कटरावाड़ बीना जिला सागर से। जी, हमारा सवाल है, चिचिंडा लगाया अभी उगे नहीं है, कब तक हो जाएंगे?
एक बार दोहरा दीजिए। चिचिंडा लगाए हैं, वो अभी तक उगे नहीं, फिर लगा दें क्या? चिचिंडा लगाया है आपने, अभी तक उसमें बढ़वार नहीं हुई है। उगा मतलब जी डॉक्टर नीरज क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, किसी भी सब्जी में अगर फलन की समस्या आ रही है तो उसमें आप जो अगर संतुलित उर्वरक का उपयोग करते हैं, खाद, कंपोस्ट वगैरह, इसके अलावा एक बोरोन की कमी के कारण आपका फल नहीं आ सकता जी। तो आप ध्यान दें कि 2 ग्राम बोरेक्स जो छिड़काव करने के लिए 2 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप उस पे पौधे पे छिड़काव करें। साथ में स्टिकर जो मैंने किसी भी घोल के साथ जो गोंद का मिलाकर जो एक आता है स्टिकर, अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम से है, ट्राइटोन वेट वगैरह है, उसका 0.06 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में बनाएं। और इस चीज का ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो राहुल जी आपको किस चीज का ध्यान रखना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और नर्सरी प्रबंधन हो चाहे परवल की खेती हो, इसके संबंध में और जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको जागरूक करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कई मजा, ये देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। फल वृक्ष की नर्सरी प्रबंधन हो या परवल की खेती में कीट और रोगों का नियंत्रण, इस पर हमारी चर्चा जो है लगातार जारी है। आपके पास कोई सवाल है जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, आप अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर नीरज का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर नीरज, कीटों के बारे में तो आपने जानकारी दे दी, परवल में कौन कौन से रोग हैं जो लग जाते हैं? देखिए, परवल के मुख्य रूप से जो रोग हैं वो फल सड़न का और इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, इसके अलावा इसमें एक रोग कहें या कीड़े के रूप में आप इसमें सूत्रकृमि का बहुत दुष्प्रभाव आता है जी। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए और इन सब में आप ध्यान दें कि जैसे फल सही रूप से बढ़वार नहीं होता है तो पीला होके सड़ने लगता है। तो इसमें एक चीज जो किसान भाई शुरू से ही ध्यान दें कि ये देखिए, ये
जो परवल है उभय एक नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। तो लगाने के समय से ही अगर उसमें ध्यान देना चाहिए कि मादा और नर पौधों का अनुपात जो है 10 और 1 के अनुपात में रहना चाहिए। इससे जो फल में सड़ने और पीले होने की भी समस्या नहीं होती है। और दूसरा कारण जो फल सड़ने का होता है वह होता है फफूंद के कारण। तो उसके लिए जो जैविक फफूंदनाशी है ट्राइकोडर्मा, उसे 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कार्बेंडाजिम जो रासायनिक है उसका आप उपयोग किया जा सकता है किसानों द्वारा, और वह उसका मात्रा है 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा एक उकठा रोग है, जैसे पौधा जड़ से सूखने लगता है। जी, उकठा रोग के बारे में आपसे जानेंगे डॉक्टर नीरज। इस वक्त एक कॉलर जुड़ गया हमारे साथ, उनका सवाल जान लेते हैं। मध्य प्रदेश से विपिन जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मैं ये जानना चाहता था कि जो वृक्षदार फलदार जो वृक्ष लगाते हैं तो वो जून जुलाई में तो लगाते ही हैं, लेकिन मैम अगर कोई लगाना चाहता है तो क्या वो दूसरे महीनों में भी लगा सकता है क्या? और उसमें देख रेख किस तरह की करनी पड़ती है? क्योंकि इन दिनों हमने कई बार लगाए हैं पेड़ में से मार्च में जनवरी में, तो होते नहीं है, तो उसमें क्या क्या देख रेख करनी पड़ती है? बिल्कुल, तो जून जुलाई में तो लगाते ही हैं, और किसी समय में भी लगा सकते हैं। हाँ। क्या तैयारियां यहाँ जी 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 विपिन जी, इसके बारे में बताना चाहेंगे। जून जुलाई हम लोग क्यों कहते हैं? केवल क्योंकि बरसात का मौसम होता है, तो फल वृक्ष के लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वातावरण में भी नमी होती है और मिट्टी में भी नमी होती है, इसलिए अच्छी प्रकार लग जाता है। दूसरा समय आपका फरवरी मार्च का है, लेकिन फरवरी मार्च में ये होता है कि आपके पास पानी की समुचित प्रबंधन होना चाहिए, आपके पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि फरवरी मार्च में जब आप लगाते हैं उसके बाद मई में आते आते गर्मी बढ़ने लगती है। तो आपके यदि आप पास पानी है तब आप उसको पौधों को बचा सकते हैं, अन्यथा के केस में जून तक आते आते पौधे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, मरने लगते हैं, सूखने लगते हैं पानी, क्योंकि बहुत आप पानी इसमें तो दे लेते हैं खेत में, लेकिन ऊपर की जो हीट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो उस केस में आप यदि आपको लगता है कि बहुत ज्यादा तापमान है, तो आजकल नेट आती है, शेड नेट आती है, आप पौधे के ऊपर इसे ढक सकते हैं पौधों के ऊपर, और आप बड़े आराम से फरवरी से मार्च के महीने में आप नर्सरी यहाँ पर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो अच्छी पौध हमारे किसानों को मिल सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम रोग और कीटों से भी बचाव कर सकें। इसके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? सबसे पहले तो रोग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो नर्सरी में ही एक रोग आता है उसको बोलते हैं हम लोग गलका रोग या डैम्पिंग ऑफ। तो गलका रोग जो होता है बेसिकली एक मिट्टी जनित रोग है, ये एक फफूंद के द्वारा फैलता है। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले हमको अपने बीज का उपचार करना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दिया था, 2 से 2.5 ग्राम जो है प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम बीटावेक्स गोल्ड को यूज करते हैं, और उसको हम लोग सीड को ट्रीट करते हैं जी। या आपके पास नहीं है तो कार्बेंडाजिम भी जो आप 2 ग्राम लेकर के दवा, उससे भी आप ट्रीट कर सकते हैं। और यदि मिट्टी आपको लगता है कि मिट्टी में फंगस, एक्चुअली फंगस जो होता है मिट्टी में होता है, तो हम मिट्टी को उपचारित कर सकते हैं। मिट्टी को उपचार करने के लिए आप फार्मेल्डिहाइड या फार्मिलिन बोलते हैं, 2 से 2.5 ml दवा जो है वो 1 लीटर पानी में घोल करके उस मिट्टी में मिलवा करके और ऊपर से उसको ढक दीजिए, पॉलिथीन से कवर कर दीजिए, और ताकि उसकी जो उसमें फ्यूम निकलती है, गैस निकलती है, गैस पूरी फैल जाएगी। तो कम से कम 24 घंटा ढकने के बाद फिर आप पॉलिथीन हटा दीजिए। या यदि आपको लगता है तो एक जैविक कीटनाशक, जैविक नाशक होता है, ये रोग नाशक है ट्राइकोडर्मा जी। तो ट्राइकोडर्मा जो यदि आप मिट्टी को ट्रीट करना चाहते हैं तो 20 से 25 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर, 20 से 25 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से मिलवा करके और उसी में आप जो है मिला दें ट्राइकोडर्मा को, तो ये जो रोग गलका रोग है उसके लगने के चांस नहीं होते हैं। कीड़ों की बात, जब पौधे बहुत मुलायम होते हैं, टेंडर होते हैं, तो पौधों को काटने वाला एक जो पत्तियों को काटता है वो उसमें जो है बहुत तेजी से फैलता है, खासतौर से बरसात के मौसम में। इस मौसम में आप देखेंगे तो कीटों जो है पत्तियों को काटते हैं। उनकी रोकथाम के लिए कोई भी एक दवा, जैसे रोगर है, रोगर को जो है 2 ml दवा 1 लीटर पानी में उसका छिड़काव कर सकते हैं। एक सक्सेस नाम की दवा आती है, सक्सेस जो है 0.4 ml पर लीटर आप वाटर करके डाल सकते हैं आप। इसके जो है आपका ये कीटनाशक जो कीड़े काटते हैं
इससे आप इसकी रोकथाम बच जाएंगे। तो रोग और कीटों का नियंत्रण आपको इस तरह से करना है। बिल्कुल। अंतिम सवाल डॉक्टर नीरज आपसे, उकठा रोग के बारे में आप बता रहे थे, समय बहुत कम है, जल्दी से इसके नियंत्रण के बारे में हमारे दर्शकों को बता दें। कि उकठा रोग जो है फफूंद के कारण होता है, तो उससे बचने के लिए आप कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप उसके जड़ में को अच्छी तरह से भिगोए। इसके अलावा जैविक अगर आप खेती करते हैं तो उसके लिए ट्राइकोडर्मा का 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर बीच बीच में आवश्यकता अनुसार आप 2-3 बार 10 दिन पे आप कर सकते हैं इसका उपयोग। बिल्कुल। तो डॉक्टर नीरज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, आप हमारे साथ जुड़े, परवल की खेती के बारे में इतनी अहम जानकारियां आपने दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही डॉक्टर सिंह हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में, उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। आपका भी धन्यवाद डॉक्टर सिंह, इतनी अहम जानकारियां नर्सरी प्रबंधन के संदर्भ में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो किसान भाइयों बहनों, जान लिया आपने फल वृक्षों की नर्सरी प्रबंधन और परवल की खेती के बारे में, चाहे कीट या रोग या फिर पोषण प्रबंधन की बात हो। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अब अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको जानकारी दे देते हैं। अगले कार्यक्रम में चर्चा होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर। जी हाँ, ये विषय रहेगा। और साथ ही बात करेंगे अनानास की खेती के बारे में। इन दोनों ही विषयों से संबंधित कोई सवाल है आपके पास, पहले ही हम तक पहुंचाइए। ईमेल कर सकते हैं आप हमें hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारा पेज खुलेगा, अपने सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और साथ ही आपको बता दें, हेलो किसान के कुछ एपिसोड्स आपको दोबारा देखने हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप दोबारा हमारा कार्यक्रम देख सकते हैं, तमाम जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।